हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूशन जेपीएससी मेंस में आपका स्वागत है। हम लोग इस क्लास में जेपीएससी मेंस का थर्ड पेपर जो इतिहास और भूगोल यानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है उसे पूरा कर रहे हैं। इसे लेकर हम लोग इतिहास में चल रहे हैं। अभी इसका फर्स्ट चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, उत्पत्ति, पुरावशेष, विस्तार और कृतत्व। इसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम लोग इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, आर्यों की उत्पत्ति। इसे पूरा करने के लिए हम लोग स्पर्धा प्रकाशन की बुक को फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड चैप्टर को और उसे जानते हैं। द ओरिजिन ऑफ द आर्यंस, आर्यों की उत्पत्ति। संसार में जितनी भी नस्लें हैं उनमें आर्यों का अति उच्च स्थान है। मानव सभ्यता के बनने में आर्यों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आजकल के उत्तरी पश्चिमी भारत के निवासियों में आर्य नस्ल का अधिक रक्त है। यूरोप के अधिकतर देशों के निवासियों में भी आर्य रक्त की ही प्रधानता है। प्राचीन ईरानी भी इसी नस्ल के थे। रूप, रंग, आकृति आदि में आर्य द्रविड़ों आदि भारत के आदिम निवासियों से बिल्कुल भिन्न थे। आर्यों का कद लंबा, गोरा, नाक तोते जैसी, सुंदर माथा, चौड़ा और उभरा हुआ तथा बाल लंबे थे। भारतवर्ष का इतिहास बहुत अंशों में इसी जाति का इतिहास है। इसके कहने का मतलब है, अगर ये इंडिया है तो इस रीजन में हमारा आर्य ज़्यादा रहते थे और इनमें आर्यों की जो टेंडेंसी है, आर्यों के लक्षण जो है वो ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं, क्योंकि इधर ईरान और मध्य एशिया जो है उससे यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पर लोग आए थे, जिसकी वजह से आर्यन लोग यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। और भारत का ये मान लीजिए कश्मीर है और नीचे कन्याकुमारी है। तो इस रीजन में हमारा भारत का जो ये रीजन है उसमें द्रविड़ प्रजाति के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं और यहीं से कुछ लोग माइग्रेट होकर झारखंड में आए थे। और जो द्रविड़ लोग झारखंड में माइग्रेट होकर आए थे उन्हें क्या कहते हैं, ये आप कमेंट कीजिए। आदि निवास स्थान। आर्यों के आदि निवास स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हिंदू तो अत्यंत प्राचीन काल से यही निवास करते आए हैं कि आर्य भारत वर्ष के ही आदि निवासी थे। मतलब हिंदुओं को मानना था कि आर्य जो है वो भारत के ही निवासी हैं, वे कहीं बाहर से नहीं आए थे। उनके साहित्य में इस बात का कहीं आभास तक नहीं मिलता कि वह कहीं बाहर से आए थे। मतलब कि उनके साहित्य मीन्स कि जैसे वैदिक हमारा साहित्य है उसके हिसाब से कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि जो आर्यंस थे वो बाहर से आए थे। उनका यह भी विश्वास है कि सृष्टि सबसे पहले तिब्बत में रची गई। हिंदुओं का ऐसा मानना है कि जो सबसे पहले जो मानव की जो उत्पत्ति हुई वो सबसे पहले तिब्बत में हुई। आजकल के भारतीय विद्वान भी इस मत की ओर झुकते जाते हैं। ठीक है, मतलब कि अभी जो टेम्पररी जो भारतीय विद्वान है, भारतीय हिस्टोग्राफर हैं, इंडियन हिस्टोग्राफर, उनका भी यही मानना है कि आर्यंस जो थे वो इंडियन ही थे, वो इंडिया में ही पैदा हुए शुरू से ही। किंतु पश्चिमी विद्वान मतलब कि वेस्टर्न के जो हिस्टोग्राफर हैं, वहाँ के जो फिलोसफर थिंकर्स हैं, इस मत से सहमत नहीं है। उन्हें आर्यों के आदि निवास स्थान के विषय में अनेक मत निश्चित किए हैं। मतलब कि उनका डिफरेंट ओपिनियन है और वो बोलते हैं कि वो लोग इंडियन नहीं थे, वो लोग कहीं बाहर से आकर इंडिया में बसे। सबसे पहले
जर्मन विद्वान मैक्स मूलर, मतलब कि जर्मन हिस्टोरियन मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का आदि भूमि ठहराया है। मतलब कि उनका कहना था, फर्स्ट नंबर में ये हमारे विद्वान हैं मैक्स मूलर जी, उनका कहना है कि जो आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। प्राचीन ईरानियों का धर्म वैदिक धर्म है, और मतलब कि उनका मानना है कि जो प्राचीन ईरानी थे, ईरान के जो लोग थे, उनका जो धर्म था वो वैदिक धर्म था, और भाषा संस्कृत से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। इनका कहने का मतलब है कि जो ईरानियों की जो भाषा थी वो भी संस्कृत से मिलती जुलती है, और मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि संस्कृत जो है वो ईरानियों की जो प्राचीन भाषा है उसी से इवॉल्व हुई है। इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि ईरानी और वैदिक आर्य एक ही नस्ल के थे और प्रारंभ में वे एक ही स्थान पर रहते थे। बाद में कारणवश उन्हें अपनी भूमि छोड़नी पड़ी। उनमें से ईरान और कुछ भारत चले आए। ठीक है, उनमें से कुछ ईरान में रह गए और कुछ भारत चले आए, और जो भारत चले आए उसे ही हम लोग आर्य कहते हैं। अब इस मत को स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, यूरोप तथा भारत की भाषाओं का तुलना करने से यह सिद्ध हुआ कि यूरोप के निवासी भी उसी नस्ल के हैं जिसके प्राचीन ईरानी और वैदिक आर्य थे। ठीक है, यूरोप के निवासी में भी आर्यन ये हेरिडिटरी पाया जाता है। इसलिए विद्वानों ने ऐसे स्थान की खोज आरंभ की जहां इन सब जातियों के पूर्वज सुदूर अतीत में रहते थे। मतलब कि ऐसा पाया गया कि यहाँ के लोग और जो वेस्टर्न साइड में जो लोग रहते हैं उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, और दोनों ही आर्यन प्रजाति से ही इवॉल्व होकर अभी हैं। तो इसलिए उन्होंने जो जड़ थी जहाँ पे उनका जन्म हुआ, वहाँ वो लोग उस जगह को वे लोग खोजने लगे। यहाँ पर हमारा दूसरे विद्वान आते हैं बेनेफे। बेनेफे ने दक्षिणी रूस का घारू का मैदान, इन्होंने बोला है कि आर्यंस जो थे वो दक्षिण रूस के घारू के मैदान में रहते थे। फिर ग्रीगर जो है तीसरे विद्वान हैं, उनके अनुसार पश्चिमी तथा मध्य जर्मनी में आर्यंस रहते थे। गाइल्स चौथे विद्वान हैं, ने हंगरी, बोहेमिया या ऑस्ट्रिया का मैदान निश्चित किया। ठीक है, मतलब डिफरेंट जो हिस्टोरियंस है या फिर जो विद्वान है, स्कॉलर्स हैं, उनका कहना है कि मतलब वो एक मत नहीं हो सकते हैं कि आर्यन कहाँ से आए हैं, सबका अपना अलग अलग मत है, किंतु अभी अंतिम रूप से इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, उपयुक्त सभी मतों का आधार एक कसौटी है, भाषा तथा रहन सहन की एकता, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से यह कसौटी गलत है। मतलब ऐसा कहना कि भाषा एक है और एक तरह से रहते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग एक ही जगह से थे। भाषा, रहन सहन अथवा आकृति के आधार पर किसी कौम की नस्ल का पता नहीं लगाया जा सकता। मतलब एक जैसा रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग एक ही नस्ल के हो गए। इस संबंध में सबसे दिलचस्प मत स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक जी ने भी इस पर अपना वक्तव्य दिया है। उनका कहना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। ठीक है, जो मतलब कि ये पृथ्वी है तो मतलब एकदम पोलर रीजन से वो इंडिया आए थे, यहाँ पर इक्वेटर पार कर। ईसा से लगभग 8000 वर्ष पूर्व ध्रुव प्रदेश मनुष्यों के रहने योग्य था। ठीक है, मतलब ध्रुव प्रदेश में पोलर रीजन जो था हमारा मनुष्यों के रहने का योग्य था। अभी तो वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। ऋग्वेद में अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि आर्य ध्रुव प्रदेश की विशेषताओं को जानते थे। वहाँ पर जानते थे कि आर्य जो है मतलब ध्रुव प्रदेश में क्या क्या है। वहाँ के दिन और रात बहुत लंबे होते हैं। उषा काल कई दिन के बराबर होता है। ये सब जो वहाँ दिन रात लंबा होता है और उषा काल कई दिन के बराबर होता है, ये सब ऋग्वेद के लोग जानते थे। ऋग्वेद में इस प्रकार के अनेक संकेत मिलते हैं जो इन विशेषताओं से आर्यों का परिचय सिद्ध करते हैं, किंतु इस मत को अभी स्वीकार नहीं किया गया है।
मतलब ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद के लोग जो थे वो ऋग्वेद के जो आर्य मतलब ऋग्वेद में जो आर्यों का जिक्र किया गया है वो लोग ध्रुव क्षेत्र से परिचित थे, लेकिन इस मत को जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बताया है उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। उनका भारत में आगमन और बसना, मतलब आर्यों का भारत में आना और बसना, कमिंग ऑफ द आर्यंस इन इंडिया एंड देयर रीसेटलमेंट, मतलब रीसेटलमेंट क्योंकि वो कहीं से आकर यहाँ बसे थे। यही मतलब कि अभी तक जो थ्योरी है जो फॉरेनर्स के हिसाब से हमारे जहन में डाली गई है कि वो लोग बाहर से आए थे, उसके अनुसार तो रीसेटलमेंट वर्ड ही यूज किया जाता है। यदि मान भी लिया जाए कि आर्य भारत में बाहर से आए तो निश्चित प्रतीत होता है कि सब एक साथ नहीं थे। अलग अलग कबीले समय समय पर आते रहे, मतलब एक साथ ही वो लोग नहीं आ गए, कभी रुक कर, कभी 100 साल पर, कभी 200 साल पर, कभी 500 साल पर, ऐसे करके आए। जहाँ स्थान मिला वहाँ बसते गए। ऐसा लगता है कि भारत में पश्चिमी दर्रों से घुसने से पहले वे अधिक समय तक अफगानिस्तान में ठहरे। मतलब कि यह पश्चिमी दर्रों को पार करने से पहले यहाँ पर भारत है ना, भारत की में पश्चिमी दर्रों से एंटर होते हैं लोग, तो वहाँ पर घुसने से पहले ये लोग अफ़गानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान है हमारा, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान में बहुत देर तक रहे। पहले तो भारत का ही पार्ट था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये सब, ये हिंद प्रदेश ही हमारा कहलाता था पूरा। भारत में उनका प्रवेश निर्विरोध हुआ, मतलब कि यहाँ आने के बाद उन्हें किसी से लड़ाई नहीं करनी पड़ी। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ों ने उनका डटकर मुकाबला किया और संभवतः आर्यों का संघर्ष सैकड़ों वर्ष से चलता रहा। यद्यपि अनार्य आर्यों के समान शक्तिशाली और संगठित न थे और न उनके हथियार और सैनिक संगठन ही उच्च कोटि का था, फिर भी उन्होंने अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए बहुत समय तक मुकाबला किया। अनार्य मीन्स यहाँ पर द्रविड़ लोग, कि वो लोग जो मुकाबला कर रहे थे तो उनके पास उतने डेवलप हथियार ये सब नहीं थे, लेकिन तब पर भी उन्होंने आर्यों का सामना किया जब वो लोग पश्चिमी दर्रों से एंटर किए। उन्होंने आर्यों के गांव जलाए, पशुओं को चुराया, यज्ञों का नाश किया, किंतु अंत में उन्हें हार माननी पड़ी। उनमें से कुछ ने विजेताओं की अधीनता स्वीकार की और उनकी सेवा करने लगे और आगे चलकर शूद्र कहलाए। मतलब इनके कहने का मतलब है आर्य बाहर से आए, लेकिन जो शूद्र जाति थी वो यहीं की थी। किंतु अधिकतर दक्षिण के पर्वतों और वनों में चले गए, मतलब कि वो लोग साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गए और वहाँ चले गए और वहाँ उन्होंने शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। और जो जितने भी हमारे साउथ इंडिया में हमें किंगडम्स नज़र आते हैं, उनका कहना है कि जो ये नॉर्थ के साइड से जो भगाए गए थे आर्यों द्वारा, खदेड़े गए थे, वो लोग ही जाकर वहाँ पर किंगडम्स स्थापित किए। और शताब्दियों तक आर्यों का दक्षिण की ओर बढ़ना रोका और बहुत साल तक वो लोग जो है दक्षिण की ओर नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वहाँ पर द्रविड़ों से उनका सामना करना पड़ा था उन्हें। प्रारंभ में आर्यों ने हारे हुए अनार्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्हें दास बनाकर रखा और सब तरह से उन्हें घृणित और नीच समझा। किंतु कुछ समय बीतने पर उन्होंने अपनी नीति बदल दी। उन्होंने विजेताओं के साथ विवाह आदि का संबंध भी स्थापित किया, मतलब कि यहाँ रहने के साथ साथ उनका इंडियनाइजेशन भी हो गया था, मतलब कि भारतीयता उन्होंने स्वीकार कर ली थी और वो यहाँ पर मैरिज करने लगे थे, यहाँ पर फैमिली बनाने लगे थे, यहीं पर आकर वो बस गए और यहाँ के कल्चर को वो लोग अडेप्ट कर लिया। अंत में अनार्य और आर्य जातियों का एक दूसरे में घुल मिल गई और आज शुद्ध आर्य रक्त का भारत में पता लगाना अत्यंत कठिन है। मतलब कि कौन एकदम प्योर आर्यन है ये कोई नहीं कह सकता है।
और कोई पता भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत मिक्स हो गए। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है, ये पूरे विश्व का ये हाल है। ये कहीं भी प्योर फॉर्म में अब नहीं पाए जाते हैं, और ये आजकल कंट्रोवर्सी ही है कि मतलब कि वो कभी पाए जाएंगे या फिर कभी उनका जो मूल स्थान है वो पता लगाया भी जा सकता है या नहीं। बट लोग अपनी सुपीरियरिटी और दिखाने के लिए मतलब कि खुद को आर्यन मानते हैं। जैसे वेस्टर्न लोग जो है वो लोग खुद को ज़्यादा आर्यन मानते हैं इन कंपैरिजन विथ कि वो इंडिया के आर्य, और वो बोलते हैं कि ये लोग ज़्यादा इम्प्योर हैं इंडियन, यार हम लोग ज़्यादा प्योर हैं। ये सब मतलब ये सब थ्योरी स्थापित की गई थी ताकि वो लोग इंग्लैंड, जर्मनी, ये जो कॉलोनियल पावर्स थे हमारे, वो लोग खुद को बड़ा साबित कर सकें। और ये सब जितनी भी थ्योरी, आर्यन थ्योरी है, ये सब वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी को भी सपोर्ट करती है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान बताया जाता है कहाँ पर? आल्प्स के पूर्वी क्षेत्र में, यानी यूरेशिया, यूरोप और एशिया जो है उनको मिला के यूरेशिया। किसने उत्तरी ध्रुव आर्कटिक रीजन को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। आर्यों का मुख्य धंधा क्या था? पशुचारण। आर्यों के समाज में किसकी प्रधानता थी? पुरुषों की प्रधानता थी। आर्यों के जीवन में किसका सबसे अधिक महत्व था? घोड़ा। वही अगर पूछा जाए कि वैदिक कल्चर में सबसे ज़्यादा किसका महत्व था, तो वहाँ पर हो जाएगा गाय। किस नदी को नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है? तो सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 36 बार। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है जिसका बार बार उल्लेख किया गया है? तो वो है सिंधु नदी। कौन पंचजन कहलाता है? तो आर्यों के 5 कबीलों को पंचजन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकेंड चैप्टर था। और आर्यों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द आर्यंस। ठीक है, अब हम लोग थर्ड चैप्टर पर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो है हमारा एंटिक्विटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द वैदिक कल्चर, दैट इज सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, मतलब एक्चुअली हम लोग पूर्व वैदिक काल को ही जानेंगे कि वहाँ पर क्या क्या थी, उनके सोशल लाइफ क्या था, इकोनॉमिक लाइफ क्या था, वहाँ पे कास्ट किस तरह फॉलो होता था, सती प्रथा थी या नहीं थी, पर्दा सिस्टम था या नहीं था, वहाँ की फूडिंग क्या थी, क्लोथिंग क्या थी, इन सब को हम लोग जानेंगे। मेरी क्लासेस इंग्लिश में भी होती है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेकर चल रही हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप दोनों क्लासेस ही देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब अगर इंग्लिश वाले जो हैं वो हिंदी की भी क्लासेस देखें, और हिंदी वालों को अगर इंग्लिश समझ में आती है तो वो लोग भी देख सकते हैं इंग्लिश की क्लासेस, लेकिन इंग्लिश वालों को हिंदी की क्लासेस ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो बुक है वो मैंने 6th JPSC जब मैं दे रही थी मेंस का एग्ज़ाम तब मैंने ली थी, और ये पुराना एडिशन ही है, मेरे पास अभी नया एडिशन नहीं है, और पता नहीं अभी मार्केट में आया है या नहीं आया है, लेकिन जब भी आएगा तो मैं ख़रीद लूँगी जल्द से जल्द और फिर नया एडिशन से पढ़ाऊँगी। लेकिन ये मेरा पुराना बुक है, उसी से मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए थैंक यू, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आगे की क्लासेस भी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक कमेंट कर दें कि हमें आगे की क्लासेस भी चाहिए। चलिए थैंक यू।